अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट मेरा सजेशन मानिए तो इस चैप्टर को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़े ही टाइम की जरूरत है। बहुत इजी चैप्टर है और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके लिए इजी पिकिंग्स हो जाएगा, आपके लिए एक स्कोरिंग चैप्टर हो जाएगा। तो अगर आप रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं ये सेशन। और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है ये: अ मैग्नेट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पोल स्ट्रेंथ इज 120 सीजीएस यूनिट्स। एक सीजीएस यूनिट होता है 0.1 एम्पियर मीटर। ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में अच्छी बात यह है कि आप सीधे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एनालॉजी ले सकते हैं। तो इस एनालॉजी को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए। तो एनालॉजी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज होता था यहां पे वो क्या हो जाएगा? यहां पे वो मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कांस्टेंट होता था 1/4πε0, वो यहाँ पे μ0/4π हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डाइपोल मोमेंट था वो क्या बन जाएगा? वो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा। ठीक है, इतनी सी चीज याद रखना है। जो भी इलेक्ट्रोस्टैट्स के फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे सीधा सीधा। सिर्फ एनालॉजी लेना है, इन चीजों को रिप्लेस करना है, और फॉर्मूला आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक बार मैग्नेट है, तो ये मैग्नेटिक चार्ज प्लस एम हो गया, या पोल स्ट्रेंथ प्लस एम हो गया, तो दूसरे साइड माइनस एम होगा। अब ये एक पॉइंट है, ये यहां से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, करेक्ट। और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है? बार मैग्नेट का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके। तो पहली चीज ये नोटिस करने की है कि जो डिस्टेंस है वो लेंथ के कंपेरेबल है। जो लेंथ है वो बहुत छोटा नहीं है डिस्टेंस के कंपैरिजन में, यानी कि हम शॉर्ट डाइपोल का अप्रोक्सीमेशन यहां यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? यहां पे प्लस एम के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा और माइनस एम के कारण। ओके, तब सीधी सी बात है, प्लस एम के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक चार्ज होगा, और माइनस एम के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द मैग्नेटिक चार्ज होगा। ठीक है, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी प्लस माइनस बी माइनस। बी प्लस कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लस एम, बी माइनस कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनस एम। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा μ0/4π। ठीक है, याद कीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? KQ/R²। अब सीधे वो एनालॉजी ले लेनी है, यानी कि यहां कांस्टेंट हो गया μ0/4π। क्यू की जगह हम क्या डालेंगे? क्यू की जगह डालेंगे हम m, और डिस्टेंस डालेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस प्लस m से कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस है, यानी कि इस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं क्या कि ये d-l/2 है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा d-l/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस फिर से ये हो जाएगा μ0/4π m डिवाइडेड बाय, अब माइनस m से जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो हो जाएगा l+t/2, सॉरी d+l/2। तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, d+l/2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा μ0/4π, m को ले लेते हैं कॉमन, और यहां आ जाएगा 1/d-l/2 का स्क्वायर माइनस 1/d+l/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। हालांकि थोड़ा मुश्किल है इसको याद रखना, बट ऐसे भी अगर आप देखो तो सिंपल एनालॉजी लगानी है और सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? अब सब्स्टिट्यूशन का काम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है? नेट मैग्नेटिक फील्ड है μ0/4π m 1/d-l/2 का स्क्वायर माइनस 1/d+l/2 का स्क्वायर। करेक्ट। ओके, μ0/4 का वैल्यू कितना हो जाता है? 10⁻⁻7। μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷। ओके,
पोल स्ट्रेंथ क्या दिया हुआ है यहाँ पे 120 सीजीएस यूनिट, और एक सीजीएस यूनिट होता है 0.1 एसआई यूनिट, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 एसआई यूनिट्स। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे किससे, d माइनस एल बाई टू, यानी कि 20 सेंटीमीटर माइनस 10/2, यानी कि 20 माइनस 5, यानी कि 15 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर तो हो ही जाएगा, साथ में 10 टू द पावर माइनस 4 भी डालना पड़ेगा। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी प्लस एल बाई टू, यानी कि 20 प्लस 5 25, तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर, और 10 टू द पावर माइनस 4 भी यहाँ पे आएगा। करेक्ट, ओके। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 12। ठीक है, क्या क्या चीजें यहाँ पे कॉमन आ रही हैं, एक बार ध्यान दीजिए, क्या क्या चीजें यहाँ पे कॉमन आ रही हैं। डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर माइनस 4 है, उसको बाहर निकाल लीजिए, और 15 स्क्वायर है। ठीक है, 15 है, 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 5 स्क्वायर को हम बाहर निकाल सकते हैं। यहां पे भी क्या है, 5 इंटू 5 है, तो 5 स्क्वायर को हम बाहर निकाल सकते हैं। करेक्ट, तो अगर हम 5 स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। यहां पे कितना बचेगा, यहां पे बचेगा 1/3 स्क्वायर यानी कि 9, और यहां पे कितना बचेगा 5 स्क्वायर यानी कि 25। ओके, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 25। 25 माइनस 9 कितना, 16, 16 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, इस कैलकुलेशन को कुछ छूटा क्या, हाँ यहाँ 9 भी छूटा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 9 भी होगा। ठीक है, अगर इस कैलकुलेशन को आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो क्या करो आप, 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, यानी कि 16 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये दोनों मिलके 100 बन जाएगा, ये दोनों मिलके 100 बन जाएगा, तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, डिवाइड करना इजी होगा, सिर्फ 9 से ही डिवाइड करना होगा। करेक्ट, अगर हम ये डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। टाइम कंस्ट्रेंट के कारण मैं कैलकुलेशन पार्ट स्किप कर रहा हूं, बट सिंपल कैलकुलेशन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, है कि नहीं, क्लियर। ठीक है, तो मैं पीछे जाता हूं, एक बार अगर आप इसको नोट करना हो, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बट अगर आप इसको नोट एक बार करना चाहते हैं, एक बार फिर दो देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, ध्यान रखिए, मुझे ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ क्या पता होनी चाहिए, एनालॉजी। ये एक्स्ट्रा काम किया है मैंने। ठीक है, डन। चलिए फिर फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैग्नेट इज टेंस, ओ ये रिपीट हो गया, आंसर आ चुका है हमारा, आंसर नोट कर लीजिएगा, नोट करना है तो 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर at a point 1 meter away from it in a direction making an angle 60 degree with the dipole axis। ठीक है, तो यहां पे मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूं, ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, ये क्वेश्चन में देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना चाहते हैं। ओके, तो मानिए कि ये शॉर्ट डाइपोल है, तो अब एनालॉजी लीजिए, वापस जाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक शॉर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सोचिए इस बारे में, अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। ठीक है, ये एक डाइपोल है, ये एक शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल है, तो प्लस एम माइनस एम होगा यहाँ पे। यहाँ पे हमें क्या दे दिया है, डायरेक्टली मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया है। मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, माइनस एम से प्लस एम की तरफ। करेक्ट,
तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये हो जाएगा डिस्टेंस, करेक्ट, जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है। तो ये हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट्स जैसा नहीं है क्या? इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैट्स में पी हो जाता है क्यू इनटू डी, तो बिल्कुल वैसा ही है। ओके, अब क्या करते हैं हम कि जो सेंटर ऑफ द डाइपोल है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, सेंटर ऑफ द डाइपोल से उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, करेक्ट। और डाइपोल एक्सिस से, डाइपोल एक्सिस कौन सा हुआ? ये हुआ डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं, जो कि एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, ये है आर। ओके, अब क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिखें क्या? डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? हमें निकालना है हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा याद है तो एक रेडियल कंपोनेंट होता है, फिर एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड दे देता है, ठीक है। मुझे बी थीटा लिखना चाहिए। ये सारी चीज इलेक्ट्रोस्टैट्स जैसी ही है, करेक्ट। ओके, तो क्या होता है? जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना आ जाता है? वो आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, जो कि क्या है? जो कि है कांस्टेंट इनटू एम, जो कि क्या है? उसका मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और यहां आ जाता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसकी एनालॉजी मैंने कैसे ली? इसकी एनालॉजी मैंने यहां से ली। ई कितना हो जाता है? केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, है कि नहीं? तो के की जगह मैंने क्या डाला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पी की जगह क्या डाला? मैंने मैग्नेटिक मोमेंट डाला, और बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी। तो अपने को सिर्फ क्या करना है? अपने को सिर्फ ये चीज अप्लाई कर देनी है कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, तो यहाँ 10 टू द पावर -7 आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? ये है 1.2। आर कितना है? आर है 1, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो 3 cos थीटा का वैल्यू कितना? cos 60 डिग्री कितना हो जाता है? हाफ, यानी कि ये 1/4 हो गया प्लस 1, यानी कि हमें कितना मिल जाएगा? 10 टू द पावर -7 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √7, करेक्ट। देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.6, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई √7 कितना हो जाएगा? तो 2 2 4 होता है, 3 3 9 होता है, ठीक है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली कुछ 2.7 2.8 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो चलो 2.8 ले लेते हैं, तो 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.6। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप इसको फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद फिर बात करेंगे एंगल की, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर बात करेंगे एंगल की। ठीक है, डन। चलिए, तो एंगल की बात अब क्या करेंगे? एंगल की बात ऐसे करेंगे कि फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं। रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम ले लें तो कोई बात नहीं है। तो ये है बी आर, ये है बी थीटा, तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एंगल को हम लोग कहते हैं अल्फा, ठीक है। जो रेडियल डायरेक्शन से एंगल बनता है उसको हम कहते हैं अल्फा। और इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आपने देखा होगा कि tan अल्फा कितना हो जाता है? tan अल्फा हो जाता है tan थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या है? ये है थीटा, करेक्ट, ठीक है। यानी कि tan अल्फा कितना हो जाएगा? tan अल्फा हो जाएगा tan 60 डिग्री, यानी कि √3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। याद मुझे कुछ भी नहीं रखना था, इलेक्ट्रोस्टैट से एनालॉजी ले ली। ओके, तो आंसर चेक करते हैं। तो ये आ गया हमारा अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, और tan अल्फा का वैल्यू √3/2, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन हो गया है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन क्या है? द डाइपोल मोमेंट ऑफ a circular loop carrying current I is M, and the magnetic field at the center of the loop is B1, ठीक है। When the dipole moment is doubled by keeping the current constant,
द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज B2, द रेशियो B1/B2 इज, ठीक है। तो हमें पता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, या फिर एक क्लोज करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा बिहेव करता है, एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो कितना होता है? अगर करंट है I, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता है? I इंटू एरिया, और एरिया है कितना हो जाएगा? πr1², ठीक है। मान लेते हैं इसका रेडियस है r1, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता है? I πr1², ठीक है। करंट इंटू एरिया, अगर नंबर ऑफ लूप्स होते तो n से मल्टीप्लाई भी हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे एक ही लूप है, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है स्मॉल m, ठीक है। इसका ये बेसिकली क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। तो अगर इसको एक बार मैग्नेट से रिप्लेस कर दें, एक छोटे बार मैग्नेट से रिप्लेस कर दें, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट ये होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, ओके। तो अब B1 कितना हो जाएगा? B1 कितना हो जाएगा? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2r, ठीक है। तो यहाँ रेडियस है r1, यानी कि B1 कितना हो जाएगा? μ0I/2r1। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। अब क्या कहा गया है यहाँ पे कहा गया है कि अब जो लूप है उसका डाइपोल मोमेंट डबल कर दिया गया है और करंट कांस्टेंट रखा गया है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कितना होता है? I इंटू πr²। करंट को कांस्टेंट रखा गया है और मैग्नेटिक मोमेंट को डबल कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? रेडियस के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई होगी। करंट तो कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट डबल हो गया, इसका मतलब रेडियस कितना टाइम्स हो जाएगा? ठीक है, तो रेडियस हो जाएगा √2r1, है कि नहीं? तो रेडियस क्या हुआ? रेडियस √2 टाइम्स हो गया, ठीक है। √2 टाइम्स होगा तो स्क्वायर करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट ट्वाइस हो जाएगा, है कि नहीं? करंट वही है, यानी कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसके सेंटर पे वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा μ0I/2r2, और r2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? √2r1, करेक्ट। यानी कि अगर हम B1/B2 यहां से निकालें तो हमें सिंपली क्या आ जाएगा? √2, करेक्ट। ठीक है, तो यहां पे भी सिर्फ ये कॉन्सेप्ट्स याद रखते हैं, मोस्टली एनालॉजीज हैं जो याद रखनी है, बाकी क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो चाहिए तो इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो एक बार ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो ये हो गया डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बार मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 10⁻⁻4 joule per Tesla is free to rotate in a horizontal plane. A horizontal magnetic field B is equal to 4 into 10⁻⁴ 5 Tesla exists in the space. Find the work done in rotating the magnet slowly from a direction parallel to the field to a direction 60 degree from the field. ठीक है, तो बेसिकली किसकी बात हो रही है? सोच के बताइए किसकी बात हो रही है? ऑब्वियसली ये बात हो रही है पोटेंशियल एनर्जी की, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब एक मैग्नेटिक डाइपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो उस एनालॉजी को रिकॉल कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और फिर डिस्कस करते हैं।
ऑलराइट, चलिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें याद है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, वो हो जाती है माइनस पी डॉट ई। जब आप खुद बता सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल के कारण क्या हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एम डॉट पी। बस ये तो करना है, ठीक है। तो पहला सिचुएशन क्या है, पहला सिचुएशन क्या है, थीटा वन जो उनके बीच का एंगल है, जो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, पहले क्या है 0 डिग्री, क्योंकि वो पैरेलल है। उसके बाद एंगल कितना हो जाता है, ये हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। अब पहले भी वो रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे था, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है, यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा, सिंपली वर्क डन हो जाएगा डेल्टा यू, यानी कि ये बन जाएगा एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, है कि नहीं, ठीक है। अगर आप इसको देखिएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कीजिएगा, तो एम बी इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू आ जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। m का वैल्यू कितना, 10 टू द पावर -4, b का वैल्यू कितना 4 इंटू 10 टू द पावर -5, कॉस थीटा वन, कॉस 0 डिग्री कितना 1, कॉस थीटा टू कॉस 60 डिग्री कितना हाफ, तो ये कितना आ गया, आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल। तो वर्क डन कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल, ठीक है। अगेन मैंने कोई स्पेशल फॉर्मूला याद नहीं किया है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था उसकी एनालॉजी ले ली, ठीक है। इसलिए भी ये चैप्टर इतना आसान हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपको एनालॉजी पता है, ठीक है। तो ये हो गया डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। टू शॉर्ट बार मैग्नेट of length 1 centimeter each, having magnetic moments 1.2 ampere meter square and 1 ampere meter square respectively. They are located on a horizontal table parallel to each other with north poles pointing towards the south. ठीक है? They have a common magnetic equator and are separated by a distance of 20 centimeter. The value of the resultant horizontal magnetic field induction at the midpoint O of the line joining their center is close to. Horizontal component of Earth's magnetic induction is 3.6 into 10 to the power -5 Weber per meter square. ठीक है, काफी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में, बट आराम से इस क्वेश्चन को सोचिए, एनालाइज कीजिए, डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये है डाइपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई पॉइंट है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे। ओके, सिंपल क्या करेंगे, एनालॉजी लेंगे। तो ये जो एंगल है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये है। ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है। ओके, तो यहां पे हम क्या करते हैं, ये होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जो फिर से बी लिखना चाहिए मुझे। ओके, तो जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक से याद कीजिए, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, ठीक है, वो होता था 2kp/r³, याद कीजिए, होता था कि नहीं। और ई थीटा कितना होता था, ई थीटा होता, सॉरी, ये होता था, हाँ करेक्ट, 2kp/r³, और ई थीटा कितना हो जाता था, ठीक है। ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं जब एंगल 90 डिग्री है, या उसको अगर कंप्लीटली लिखें तो ऐसे लिखते हैं, चलिए
कंप्लीटली ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है KP 2KP cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये होता था ER। और E थीटा कितना होता था? E थीटा होता था KP साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब सिंपली क्या करना है? एनालॉजी ले लेना है, यानी कि जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और B थीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, यानी थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि cos थीटा हो जाएगा 0, साइन थीटा हो जाएगा 1। आई बात समझ में? ठीक है, यानी कि BR ये मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो नहीं होगा, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? नेट मैग्नेटिक का फील्ड का डायरेक्शन होगा ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये पैरेलल टू द बार मैग्नेट होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा? ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। आई बात समझ में? ठीक है, ये क्लियर है? इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो ओरिएंटेशन हमें बताया गया है, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर रखा हुआ है और नॉर्थ पोल जो है वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ है, ठीक है। यानी कि इसका नॉर्थ पोल इधर, इसका साउथ पोल इधर, इसका भी नॉर्थ पोल इधर, इसका साउथ पोल इधर, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन? ये टुवर्ड्स साउथ है, ठीक है। यानी कि जो अर्थ का जो साउथ होगा वो किधर होगा? अर्थ का साउथ इधर होगा और अर्थ का नॉर्थ इधर होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये नॉर्थ साउथ किसका है? ये नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट का है, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ जो बार मैग्नेट का है, और ये क्या है? ये साउथ अर्थ का है, साउथ और नॉर्थ, करेक्ट। पॉइंट क्या है? पॉइंट यहां पे है। पॉइंट कहां पे है? पॉइंट यहां पे है, ओके। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? किसी भी एक डाइपोल से अगर ले लें, किसी भी एक डाइपोल से अगर ले लें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब यहां नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके कारण होगी? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इस डाइपोल के कारण होगी, किधर? ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। देखा हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है? ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। तो इस डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड। जो दूसरा डाइपोल है उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इसी डायरेक्शन में होगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो दोनों डाइपोल्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका सेम ही डायरेक्शन होगा, और सिमेट्री से देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। इसके अलावा कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी? इसके अलावा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, जो कि किधर होगी? ऑब्वियसली साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड किधर पॉइंट करेगा? ऑब्वियसली टुवर्ड्स द नॉर्थ। यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल इनटू 2 प्लस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? डाइपोल के कारण हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M डिवाइडेड बाई आर क्यूब। चेक कर लीजिए, पीछे जाते हैं, चेक कर लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। इसका क्या करना पड़ेगा? इसका ट्वाइस करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करते हैं? अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? ओ सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कॉन्सेप्ट सही है, बट एक चीज मैं मिस कर गया कि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो सेम नहीं है। सॉरी, ये चीज मैं वापस लेता हूं। मैंने बोला कि दोनों का मैग्नेट्यूड जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि मुझे लगा था मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का सेम होगा। मेरी गलती, आई एम टेकिंग दैट बैक। दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, बट डायरेक्शन हम देख सकते हैं अभी भी सेम होगा, ठीक है। तो बेसिकली सारे मैग्नेटिक फील्ड को ऐड ही करना है, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? फिर से मैं लिखता हूं इसको, इस बार सावधानी से लिखता हूं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 अपॉन आर क्यूब प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M2 अपॉन आर क्यूब। अब ठीक है, प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आर क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस BH। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना, 10⁻⁷ डिवाइड करना है आर क्यूब से। तो आर कितना है, 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। तो 0.1 को अगर क्यूब करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10⁻³ m1 प्लस m2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1.2 प्लस 1 यानी कि 2.2 प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है 3.6 इंटू 10⁻⁵। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁴। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बराबर कर देते हैं ताकि उसको हम ऐड कर पाए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.36 इंटू 10⁻⁴। ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 2.56 इंटू 10⁻⁴। एंड ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड है तो यूनिट होगा टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्लियर, कोई तकलीफ इसमें? तो इसमें मेनली कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें मेनली कॉन्सेप्ट यही था कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और अर्थ्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में इसको पॉइंट करता है। ओके, तो अगर ये क्लियर है तो इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलराइट, चलिए तो आंसर चेक करते हैं। आंसर मैच कर गया, ऑप्शन डी अपना करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, on placing a piece of ferromagnetic material of cross sectional area 1 centimeter square in magnetic intensity of 16,000 ampere per meter, a magnetic field of 3000 cos is produced in it. The values of relative permeability and magnetic susceptibility of the material will respectively be. Okay, तो ये सारे टर्म्स आपको सुने हुए होंगे। कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, कौन सा टर्म क्या है, वो इक्वेशंस याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो एक बार उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। ओके, तो हमें क्या पता है कि अगर कोई मटेरियल है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, तो उसका मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उस मटेरियल के अंदर, वो दो कंपोनेंट्स में होता है। पहला कंपोनेंट क्या है, पहला कंपोनेंट है, इसको पहले मैं लिख लेता हूं, इसको कैसे याद रखना है, म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई। तो ये जो एच वाला कंपोनेंट है वो बेसिकली क्या बताता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दो कारण से होगा, पहला जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा जो मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन हुआ, उस मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन के कारण एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड होगा, है कि नहीं। यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा एक्सटर्नल प्लस ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। तो जो म्यू नॉट एच है वो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो म्यू नॉट आई है वो क्या है, वो है मैग्नेटाइजेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट, तो इसको इस तरीके से हमें याद रखना है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई। बी क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये जो H है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और ये जो I है इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो H क्या बताता है हमें कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, I क्या बताता है कि इस मटेरियल की टेंडेंसी कितनी है मैग्नेटाइज होने की। करेक्ट, ओके, अब क्या करना है, अब I और H के बीच में भी एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, क्या रिलेशनशिप होता है,
आप जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालोगे तो मैग्नेटाइजेशन मटेरियल का उतना ज्यादा होगा। यानी कि यहां से हमारे पास आता है I इज प्रोपोर्शनल टू H, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वो आता है काय। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं काय। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया आपका? मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट, ये कितना हो जाएगा? H प्लस काय H। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काय इंटू H। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काय क्या है? ठीक है, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काय क्या है? इसको हम कहते हैं म्यू। तो म्यू कितना हो जाता है? म्यू हो जाता है म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काय। ये म्यू क्या है? इसको हम कहेंगे परमियाबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, थोड़ा सा आपका रिवीजन करा दे रहा हूं अगर आप भूल गए तो। ये ऐसा टॉपिक है कि जो बार बार भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये म्यू क्या है? ये है परमियाबिलिटी ऑफ द मटेरियल। म्यू नॉट क्या है? ये है एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी या परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको लिख लेते हैं एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। ठीक है, अब क्या होता है? अब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं म्यू आर, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमियाबिलिटी। ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है म्यू नॉट, म्यू अपॉन म्यू नॉट, और ये हो जाता है 1 प्लस काय। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमियाबिलिटी। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, हमें ये म्यू आर निकालना है, और हमें क्या निकालना है? ये काय निकालना है। ये इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। करेक्ट। ठीक है, तो एक छोटा सा रिवीजन आपका कर दिया, तो आप फटाफट इसको नोट कर लो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, डन। अब क्या करते हैं कि ये जो पूरा इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख लेते हैं? इसको हम ऐसे लिख लेते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काय। 1 प्लस काय क्या है? म्यू आर। ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू H। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या हमें दिया हुआ है चेक कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 3000 गॉस। गॉस क्या होता है? 1 गॉस कितना होता है? ये याद रहना चाहिए, 10 टू द पावर -4 टेस्ला। एच का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू नॉट का वैल्यू हमें पता है, यानी कि यहां से हम म्यू आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम यही करेंगे। ओके, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। बी का वैल्यू हमने डाल दिया 3000 गॉस, यानी कि 3000 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये कितना आएगा? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय म्यू आर, और एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू है 16000। ठीक है, तो क्या क्या जाएगा? क्या क्या जाएगा? यहां से 3 0 और यहां से 3 0 गया, फिर ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई, और 10 टू द पावर -7 उधर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर 7, और ऊपर बचेगा 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू म्यू आर। ओके, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं की हमने। 3000 इंटू 10 टू द पावर -4, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू म्यू आर इंटू एच, जो कि है 16000। ओके, यहाँ एक 16 भी आएगा, ये 16 हमने छोड़ दिया। अच्छा, वो हमने चेक कर लिया। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 3, ये आएगा म्यू आर का वैल्यू। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका म्यू आर का वैल्यू आ जाएगा 15।
ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट में स्किप कर रहा हूं, बट है कैलकुलेशन इस चैप्टर में, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में कैलकुलेशन आ गया तो ऐसा नहीं बोलना है कि अरे ये क्या आ गया। ओके, थोड़ा आप कैलकुलेशन आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। ओके, तो म्यू आर का वैल्यू आ गया 15, तो काय कितना हो जाएगा, काय हो जाएगा म्यू आर -1 यानी कि 14, तो काय का वैल्यू आ जाएगा 14, करेक्ट। तो ये हमने सॉल्व कर दिया ये प्रॉब्लम। वो कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किए वो याद रखना जरूरी है, थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, हिस्टेरेसिस लूप्स। Hysteresis loops for two magnetic materials A and B are given below. These materials are used to make magnets for electric generators, transformer core, and electromagnet core. Okay, then it is proper to use options है A for electromagnets, B for electric generators, A for transformers, B for electric generators, या B for electromagnets and transformers, या फिर A for electric generators and transformers। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस का कॉन्सेप्ट रिकॉल कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, और ये भी सोचिए कि इलेक्ट्रिक जनरेटर की क्या नीड होगी, ट्रांसफॉर्मर की क्या नीड होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर की क्या नीड होगी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको परमानेंट मैग्नेट चाहिए या आपको एक टेम्पररी मैग्नेट चाहिए जो बहुत जल्दी अपनी पोलैरिटी बदल सके। ठीक है, इनफ हिंट मैंने दे दिया है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए तो हिस्टेरेसिस लूप का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं आपको। तो एच क्या है, एच है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एच रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को पहले बढ़ाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जो मटेरियल है आपका वो मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, जो मटेरियल है उसमें मैग्नेटाइजेशन आएगा, वो मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि मान लो स्टार्ट करते हैं यहां से, हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाला और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये और अच्छा मैग्नेट बनता जाएगा। करेक्ट। ओके, उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एच को घटा रहे हैं। ठीक है, यहां हम क्या कर रहे हैं, एच को घटा रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी को आपने डाला तो वो तो मैग्नेट बन गया, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो क्या हुआ। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हटा दिया तो ये पॉइंट कुछ यहां पे आता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी। याद आया, इसको कहते हैं रिटेंटिविटी। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आपने इसको मैग्नेट बना तो दिया, लेकिन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो क्या ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू हाई होगा, इसका मतलब क्या है, इसकी हाई रिटेंटिविटी है, यानी कि ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करेगा। ठीक है, अब यहां क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा कर दिया। अब एच क्या हो गया, एच हो गया नेगेटिव, यानी कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी पोलैरिटी उल्टी कर दी। करेक्ट। तो अब क्या होगा, जो मैग्नेट था वो डीमैग्नेटाइज होने लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट जो है उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होगा।
अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके उल्टा है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं उसके अंदर वो अपने को उल्टे साइड अलाइन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि मैग्नेट अब ये अपनी डीमैग्नेटाइज होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये यहां पे पहुंचेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोअर्सिविटी। इसका मतलब क्या है कि कितना ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ताकि ये डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो कोअर्सिविटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस टू डीमैग्नेटाइजेशन ज्यादा है। क्लियर ये बात? ठीक है, अगर कोअर्सिविटी ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस टू डीमैग्नेटाइजेशन ज्यादा है। ओके, तो अब ये बात समझ में आ रही है कि अगर रिटेंटिविटी हाई होगी, ठीक है, और कोएर्सिविटी हाई होगी, तो वो कैसा मैग्नेट होगा, वो एक परमानेंट मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, पहला तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करने में बहुत अच्छा है, दूसरा आप उसको डिमैग्नेटाइज करने के लिए कोशिश कीजिएगा तो वो उसको ज्यादा रेजिस्ट करेगा। ठीक है, और परमानेंट मैग्नेट की यही खासियत है, ठीक है, कि वो आसानी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज भी नहीं होनी चाहिए और वो आसानी से डिमैग्नेटाइज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिस हिस्टेरिसिस लूप में रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा अच्छा परमानेंट मैग्नेट बनेगा। ठीक है, जहां पे रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी लो है उस केस में क्या होगा, उस केस में आसानी से वो डिमैग्नेटाइज भी हो जाएगा और आसानी से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गिव अप भी कर देगा। आ रही बात समझ में? यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में वो अच्छा काम करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की क्या नीड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की नीड होती है कि वहां पे बहुत, जैसे ही करंट जाए वो मैग्नेट बन जाए, जैसे ही करंट ऑफ हो वो मैग्नेट, वो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की नीड होती है कि नहीं? ट्रांसफार्मर कोर की क्या नीड होती है? ट्रांसफार्मर कोर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर कोर में जो आपका करंट होता है वो एसी करंट होता है, तो एक बार करंट इस डायरेक्शन में, एक बार करंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्विच करनी चाहिए बहुत जल्दी, तभी वो इफेक्टिव ट्रांसफार्मर कोर बनेगा। यानी कि ट्रांसफार्मर कोर में भी हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर में भी क्या चाहिए, हमें ये चाहिए। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए क्या चाहिए, हमें ये चाहिए। आई बात समझ में? तो ए फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स सही बात है, बी फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ठीक है, ए फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, सॉरी गलत बात है, ए फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स नहीं, ए फॉर परमानेंट मैग्नेट्स यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ए फॉर ट्रांसफॉर्मर्स, नहीं ये भी गलत बात है, ट्रांसफॉर्मर के लिए भी ये सही नहीं होगा। फिर हमारे पास है बी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स, यस ये करेक्ट ऑप्शन होगा। जो बी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी अच्छा होगा और ट्रांसफॉर्मर कोर के लिए भी वो अच्छा काम करेगा, क्योंकि बहुत जल्दी वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है और बहुत जल्दी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट, तो मैं थोड़े टाइम यहां रुक रहा हूं, आप जो भी हमने डिस्कशन किया उसको एक बार एनालाइज कीजिए, उसके बारे में सोचिए और कोशिश कीजिए कि आपको कंप्लीटली समझ में आ गया हो। ऑलराइट, डन। चलिए, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A magnetic needle of magnetic moment 6.7 into 10 to the power minus 2 ampere meter square and moment of inertia 7.5 into 10 to the power minus 6 kg meter square is performing simple harmonic motion in a magnetic field 0.01 Tesla. Time taken for 10 complete oscillations is, ठीक है, तो अपने को ये पता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें और उसको थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दें तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट करता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा। अब आप एनालॉजी लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लीजिए, लेकिन अगर नहीं याद है तो एनालॉजी लीजिए, फटाफट रिजल्ट निकालिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, गो फॉर इट।
ऑलराइट, चलिए, तो क्या सिचुएशन है, ये हमारा डाइपोल है, ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, ये मैं माइनस एम ले रहा हूं, ये प्लस एम ले रहा हूं, बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो पहले क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड अलाइंड था, ठीक है। तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगता है वो कितना लगता है, इसके ऊपर टॉर्क लगता है m क्रॉस b। मैग्नेटिक मोमेंट पहले अलाइन था, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री था, यानी टॉर्क 0 था, बट अब हमने इसको थीटा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो अब इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, इसके ऊपर जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा एम बी साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा एम बी साइन थीटा, ओके। लेकिन ये टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, ये टॉर्क का डायरेक्शन अगर आप m क्रॉस b करोगे तो क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। m क्रॉस b करोगे तो ये क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। अब थीटा हमने क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि टॉर्क को हम लिख सकते हैं माइनस एम बी साइन थीटा। अगर थीटा छोटा हो जाएगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा, माइनस एम बी थीटा, और टॉर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा, यानी कि माइनस एम बी थीटा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। क्या आ गया, अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड नेगेटिव ऑफ थीटा हो गया, यानी कि ओमेगा स्क्वायर हमारा कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया एम बी अपॉन आई। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई एम बी, ठीक है। वैसे तो ये रिजल्ट याद रहना चाहिए, लेकिन याद नहीं भी है तो 15 सेकंड लगेगा इस रिजल्ट को डिराइव करने में, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया हुआ है, हमारे पास m का वैल्यू दिया हुआ है, हमारे पास b का वैल्यू दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड आपका निकल जाएगा 10 ऑसिलेशन। हमें क्या बताना है, टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस, तो ये हो जाएगा 10 इंटू टी। अब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.65 सेकेंड, ठीक है। वैल्यू सिंपल सा कैलकुलेशन है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो सारी कहानी क्या हो रही है, सारी कहानी यही हो रही है कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पता है, तो डाइपोल अगर अच्छे से पता है, तो वहां से डायरेक्ट एनालॉजी ली जा सकती है, एक्स्ट्रा कुछ भी याद नहीं रखना है, ओके। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गेटिंग बेटर एंड हैव फन विद लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।